इस महिला का नाम यूनचून है, पर उसकी जिंदगी में चून यानी बसंत का कोई नामो निशान नहीं है। रोज आने वाले बुरे ख्वाब उसके अतीत का वो सच है जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। वो सियोल से भागकर इस छोटे से सुनसान कस्बे में आई है और खुद के लिए उसने 3 नियम रूल्स बनाए हैं। ना हंसना है, ना आनंद लेना है और न ही खुश होना है। खुद को डर और बेरुखी की चादर में लपेट कर रखती है ताकि इस ठंड से खुद को बचा सके। पर वो भूल गई थी कि बसंत कभी इजाजत लेकर नहीं आता और उसकी जिंदगी का स्प्रिंग अब बेहद करीब आ चुका था। खिड़की के बाहर अप्रैल के महीने में बर्फबारी हो रही थी। तभी बर्फ को चीरते हुए एक मर्द वहां आता है। उसने कड़ाके की सर्दी में भी एक पतला सा काले रंग का कपड़ा पहना था। हाथों पर टैटू साफ दिखाई दे रहे थे और इतनी ठंड में भी उसे एक सिहरन तक नहीं हो रही थी। उसे देखकर ऑफिस के सारे शिक्षकों के होश उड़ जाते हैं। कोई डर के मारे मेज के नीचे छिपने लगता है तो कोई घबराहट में हकलाते हुए बहाने ढूंढने लगता है, क्योंकि आने वाला कोई आम इंसान नहीं था। वो था इस पूरे कस्बे का सबसे खौफनाक गुंडा, सियोन जे क्यू। वह इस इलाके का अंडरवर्ल्ड किंगपिन यानी बेताज बादशाह है और यूनचून की क्लास के सबसे होनहार छात्र हनग्योल का अभिभावक गार्डियन है। और इस बार वो यहां एक विशेष काम के लिए आया था। असल में स्कूल हानग्योल को एक पुरस्कार देने वाला था, पर अनुशासन प्रमुख डिसिप्लिन हेड ने सिर्फ इसलिए उसका पुरस्कार रद्द कर दिया क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं। सियोन जे.क्यू के लिए यह उस बच्चे का सबसे बड़ा अपमान था। शिक्षकों का डर और बहानेबाजी देखकर सियोन जे.क्यू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बड़े ही तार्किक और सलीके से स्कूल के इस बेतुके नियम पर सवाल उठाता है। इस पल यूनचून पहली बार इस खतरनाक मर्द के अंदर गुंडागर्दी के अलावा एक इंसानियत और समझदारी देखती है। इस हादसे ने यूनचून के दिल पर इस मर्द का एक अजीब सा असर छोड़ दिया। और जब किस्मत के तार एक बार जुड़ते हैं तो इतनी जल्दी नहीं टूटते। उसी रात यूनचून के घर की चाबी ताले के अंदर ही टूट जाती है और वो घर के बाहर फंस जाती है। तभी इस सुनसान रास्ते पर उसकी मुलाकात फिर से जे.क्यू से होती है। काली रात, अकेली लड़की और एक टैटू वाला गुंडा। ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक पीछा, चेज शुरू होने वाला है। यूनचून डर के मारे भागती है, यहां तक कि वो मौत के लिए अपने आखिरी शब्द भी सोच लेती है। लेकिन जब वो बिल्कुल कोने में घिर जाती है और अपनी मौत का इंतजार कर रही होती है तो सामने वाला उस पर कोई हथियार नहीं तानता, बल्कि फॉयल में लिपटे हुए गर्मा गर्म चिकन स्क्यूअर्स आगे बढ़ा देता है। असल में उसे लगा कि एक लड़की का इस वक्त अकेले सड़क पर चलना सही नहीं है, इसलिए वो बस उसे घर छोड़ने आया था। इस अजीब मोड से यूनचून बिल्कुल दंग रह जाती है। अभी वो इस सदमे से बाहर आई भी नहीं थी कि जे.क्यू देख लेता है कि उसके घर का दरवाजा खराब है। फिर क्या, सियोन जे.क्यू एक स्टाइलिश कदम पीछे लेता है और हवा में उड़ते हुए एक दमदार किक मारता है। पर रुकिए, वो दरवाजा नहीं तोड़ता, बल्कि सीधा दीवार पर चढ़कर बगीचे के अंदर कूद जाता है और इस अनोखे तरीके से अंदर जाकर दरवाजा खोलता है। इस तरह वो उसके बंद दिल के दरवाजे में भी जबरदस्ती दाखिल हो जाता है। इस मर्द के काम करने का तरीका सच में बहुत अजीब है। जल्दी ही पेरेंट टीचर मीटिंग का दिन आ जाता है। स्कूल के बाकी सारे शिक्षकों के लिए जे.क्यू से मिलना मौत के कुएं में कूदने जैसा था, इसलिए सब बहाने बनाकर भाग जाते हैं। सिर्फ यूनचून नहीं, खुद को अंदर से मजबूत करती है। यहां तक कि वो चीन की महान पुस्तक आर्ट ऑफ वॉर पढ़कर आती है ताकि वो उसके गुस्से को शांति से हरा सके। यूनचून इस बड़ी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार होकर क्लासरूम में बैठती है। मगर जब सियोन जे.क्यू अपने हाथ में एक कैक्टस, कंटीला पौधा लेकर हरजाने के रूप में क्लासरूम में आता है तो यूनचून समझ जाती है कि यह खेल उसकी योजना से बिल्कुल बाहर जा चुका है। यूनचून कहती है, मुझे खेद है, मैं कोई उपहार स्वीकार नहीं कर सकती। जे.क्यू बोलता है, यह उपहार नहीं है, यह हरजाना है। स्कूल के गार्ड ने कहा कि मैंने उनका गेट तोड़ दिया, तो क्या वो मेरा हाथ भी पढ़ना या तोड़ना चाहते हैं? यूनचून डरते हुए कहती है, कृपया आप उसे वहां रख दीजिए। जे.क्यू बोलता है, ठीक है, कृपया बैठिए। जे.क्यू बीच में आने वाली मेजों की परवाह नहीं करता, उन्हें हटाता है और टीचर के बिल्कुल सामने आकर बैठ जाता है। वो कभी अपने अजीब सियोल लहजे, एक्सेंट का मजाक उड़ाते हुए खुद को सियोल मिश्रित खून बताता है, तो कभी यूनचून की निजी जिंदगी के बारे में सवाल पूछने लगता है। उसे अपने भतीजे के अंकों, मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है।
वो बस यह चाहता है कि स्कूल में उसका सम्मान हो। सियोन जेक्यू की दुनिया में अच्छे नंबरों से ज्यादा एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। यून चून को लगता है कि उसकी सारी तैयारी और व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म, इस मर्द के सामने धुआं हो चुकी है। पर जब वो मर्द अपनी गहरी आंखों से उसे देखता है और बड़े ही प्यार से उसका नाम लेता है, यून चून, तो मानो वक्त वहीं रुक जाता है। एक तरफ वो औरत है जो बसंत से भाग रही है और खुद को सर्दी के अंधेरे में कैद रखना चाहती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा मर्द है जो पूरी दुनिया के लिए बदमाश है पर अंदर से बेहद अलग है। अप्रैल की इस बर्फबारी में शुरू हुई यह अजीब दास्तान क्या एक भयानक तबाही बनेगी या फिर एक खूबसूरत मोहब्बत की शुरुआत, जैसे आसमान से गिरा कोई तोहफा जो पूरे स्कूल के शिक्षकों के लिए एक सजा बन गया। ठीक तभी जब हर कोई इस हरे रंग के बोझ से बुरी तरह परेशान था, अपने खुद के बैकग्राउंड म्यूजिक BGM के साथ एक आदमी अपनी मजबूत गाड़ी चलाते हुए शानदार तरीके से एंट्री करता है। वह है शुआन जैकुई, फूलों की दीवार को सूंघने वाला और हर तरफ से रफ हार्मोन बिखेरने वाला एक गुंडों का सरगना। महिला शिक्षिका यिन चुन की मदद की गुहार के सामने उसका तरीका भी काफी सीधा और सख्त था। बिना कुछ सुने उसने उसे गाड़ी में लाद दिया और फिर तोहफे ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंके जा सकते कहकर सबका मुंह बंद कर दिया और साथ ही तोहफा देने वाले को भी अपने साथ ले गया। यही बिना योजना के साथ का सफर एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति, सोशल डेथ का सीन बन गया। नजरों का एक बार मिलना भी उस रफ आदमी द्वारा प्यार भरी निगाह के रूप में समझ लिया जाता था। मैंने नक्शा देखा, देखने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं। क्या तुम्हें मैं याद हूं? तुम याद हो? तुमने मुझे कहां नहीं देखा? नहीं देखा? देखा है? नहीं देखा? तो मुझे गलत फहमी हुई थी। वह आखिर क्या कह रहा है कि मैंने उसे नहीं देखा? हम कपल नहीं हैं। क्या हम कपल हैं? क्या हम कपल बन गए हैं या उसने मुझे ढूंढ लिया है? क्यों? क्या तुम मुझे इतना याद रखना चाहती हो? यिन चुन के दिमाग में सवालों का अंबार लग गया। इस भाई में इतना आत्मविश्वास कहां से आया? और शुआन जैकुई इस अजीब सी किस्मत पर मन ही मन खुश हो रहा था। यहां तक कि बुलाने का अंदाज भी अपनापन भरा होने लगा। तुमने अभी क्या कहा? क्या? तुमने अभी मेरा नाम लिया? शुआन जैकुई, आओ बाओमी। गाड़ी आखिरकार यिन चुन के घर की छत पर रुकी। यह नजारा काफी जादुई लग रहा था। दो लोग जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए था, वे इस तरह समुद्र की हवा में अजीब स्थिति में आमने सामने खड़े थे। शुआन जैकुई ने में एक कप कॉफी के साथ शुरुआत की, लेकिन यिन चुन ने घर पर नहीं है कहकर इसे आसानी से टाल दिया। क्या आपको लगता है कि एक सीधा साधा लड़का हार मान लेगा? वह केवल और अधिक सीधे तरीके से वापसी करेगा। पीछे छोड़ गया एक स्टाइलिश अंदाज और पूरी तरह से हैरान यिन चुन को। यह आदमी वाकई एक अजीब इंसान था। अभी एक मुसीबत टली नहीं थी कि दूसरी आ गई। यिन चुन ने अभी उस अजीब आदमी को विदा ही किया था कि उसके एक गैर भरोसेमंद सहकर्मी ने उसे जबरन पर्यावरण क्लब के मार्गदर्शक शिक्षक का कठिन काम सौंप दिया। जब वह परेशान थी तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन के दूसरी तरफ पिता की पछतावे से भरी माफी थी जिसने उसकी आंखों को तुरंत नम कर दिया। आखिर ऐसा क्या कारण था जिसने उसके मन में वहां से भाग जाने का विचार पैदा किया? और वह अजीब आदमी जाने के बाद फिर वापस आ गया। वह न केवल कॉफी लाया बल्कि उसने एक मिठाई भी दी और बेहद अनाड़ी तरीके से उसे सांत्वना देने लगा। दुख के समय मीठा सबसे अच्छा होता है। आओ, दुख के समय मीठा सबसे अच्छा होता है। इन जाने पहचाने शब्दों ने यिन चुन को गहरी सोच में डाल दिया। ऐसा लगा जैसे उसने यह आवाज कहीं सुनी हो। दूसरी तरफ बड़ी स्टार जेंग लैंसी अपने सबसे बड़े प्रशंसक, जो कि एक विशिष्ट वकील है, से अपनी घर से भागी हुई बेटी को ढूंढने में मदद मांग रही है। और वह वकील भी अपने जानी दुश्मन शुआन जैकुई की तलाश कर रहा है। अदालत का एक नोटिस जैकुई के ठिकाने का खुलासा कर सकता है। कुछ ऐसी कड़ियां जो आपस में असंबंधित लग रही थीं, अब धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ रही हैं। इस समय शुआन जैकुई, जो अभी अभी पुलिस स्टेशन से बाहर आया था, उसे एक बड़े डॉन के जेल से छूटने जैसा स्वागत मिला। उसने शांति से पुलिस स्टेशन की सजावट की भी समीक्षा की। ऐसा लगता है
कि वह वहां का पुराना ग्राहक है। अगले दिन शुआन जयकुई ने फिर से यिनचुन का रास्ता रोका। उसका केवल एक ही उद्देश्य था, पर्यावरण क्लब को अपनी कंपनी का दौरा कराना। उसका दिया हुआ कारण सुनने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन उसे मना नहीं किया जा सकता था। अपने भतीजे हांजी को सहपाठियों के सामने गर्व से सिर उठाने का मौका देने के लिए इस रफ अंकल ने काफी मेहनत की थी। आखिरकार यिनचुन उसकी बातों में आ ही गई और वीकेंड पर एक साथ निरीक्षण के लिए जाने के लिए सहमत हो गई। हालांकि तय दिन पर हांजी को अपनी सहपाठी शी जैन का फोन आया और उसने आखिरी वक्त पर अपना प्लान बदल दिया। असल में हमेशा दूसरे स्थान पर रहने वाली शीजेन अपनी पढ़ाई के नंबरों के दबाव को सहन न कर पाने के कारण घर से भाग गई थी। और उसका घर से भागना जुन नाम के एक व्यक्ति से मिलने के लिए था, जिसने वादा किया था कि चाहे वह पहले स्थान पर आए या नहीं, वह उससे हमेशा प्यार करेगा। हांजी के अचानक चले जाने से 3 लोगों का यह निरीक्षण 2 लोगों की एक अजीब सी दुनिया में बदल गया। शुआन जयकुई ने फिल्म देखने और टहलने के बहाने माहौल को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन यिनचुन ने उसे बेरहमी से मना कर दिया। दोनों आखिरकार एक छोटे से रेस्तरां में पहुंचे। शुआन जयकुई ने जाने पहचाने अंदाज में खाना आदेश ऑर्डर किया। मालकिन का वह उग्र स्वभाव यिनचुन के लिए भी नया नहीं था। यिनचुन के साथ खुशी खुशी दोपहर का भोजन करने के लिए जयकुई ने यिनचुन का पसंदीदा चिकन सूप बड़े चाव से पिया और अपनी चिकन एलर्जी के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन खाना खत्म करने के तुरंत बाद यिनचुन ने अचानक देखा कि जयकुई के चेहरे पर लाल रंग के चकत्ते आ गए थे। इसी वजह से दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ने लगी। यिनचुन ने प्यार से जयकुई को दवा लगाई, जबकि जयकुई इतना शर्मा गया कि उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, और उसने अपनी घबराहट को कम करने के लिए इंसानी बारबेल उठाना शुरू कर दिया। ठीक इसी समय शुआन जयकुई को एक फोन आया कि हांजी और शी जेन सियोल पहुंच चुके हैं। पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिख दें।